हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी वार्षिक सैलरी 13.7 लाख रुपए है, तो भी आप इस पर बिल्कुल टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो सकते? यह सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम का सही इस्तेमाल करते हैं, तो यह पूरी तरह से संभव हो सकता है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में यह चर्चा करेंगे कि एनपीएस कैसे आपके लिए हर वर्ष 96,000 रुपये तक का टैक्स बचत करने के लिए एक टूल हो सकता है और साथ ही आप इसे एक बेहतरीन रिटायरमेंट फंड भी बना सकते हैं। तो आइए डिटेल में चर्चा शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अभी इस महीने की शुरुआत में हमारे केंद्र सरकार ने अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट में एक यह प्रावधान रखा गया है कि अगले वर्ष से 12 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम पूरी तरह से कर मुक्त होगी। उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं, तो ये 12 लाख रुपए का आंकड़ा आपके लिए 13 लाख रुपए या उससे ऊपर भी जा सकता है, 13.7 लाख रुपीस तक भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एनपीएस की हेल्प लेनी होगी, नेशनल पेंशन स्कीम की हेल्प लेनी होगी। वो कैसे? आप जानते हैं कि आयकर का एक सेक्शन होता है 80 CCD 2, जिसके तहत 14% तक का आपकी बेसिक पे का जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो अगर एनपीएस में इन्वेस्ट किया जाए तो उस पे आपको 14% तक की जो इनकम है वो टैक्स के दायरे से बाहर हो जाती है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ध्यान रखने के लिए है, वो ये है कि यह बेनिफिट जब ही मिलेगा जब आपकी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, वो आपकी सीटीसी में जुड़ा हो। मतलब या दूसरे सिंपल शब्दों में कहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यह 14% का लाभ आपको उठाना है आपकी बेसिक पे का, तो यह आपके एम्प्लॉयर द्वारा ही कंट्रीब्यूट होना चाहिए। आप स्वेच्छा से जो अपना योगदान एनपीएस में करेंगे, वह इस 80 सीसीडी 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अब कैसे 96,000 रुपए तक हम बचा सकते हैं, ये हम देखते हैं और डिटेल में। तो मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, उसका कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी जो टोटल सैलरी है वो वार्षिक 13.7 लाख रुपए है और इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वह 50% है वार्षिक सैलरी का। तो 13.70 लाख का 50% होता है 6.85 लाख रुपीस और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 14% होता है जो एनपीएस में जमा होता है। तो बेसिक सैलरी का इस हमारे उदाहरण के केस में 14% होता है 95,900 रुपये, लगभग 96,000 रुपये। तो 95,900 ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया जो टैक्स से पूर्णतः मुक्त रहेगा, जिसपे कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो भी बढ़ाकर अगले फाइनेंशियल ईयर से 75,000 रुपीज कर दी गई है। तो अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलता है 13.70 लाख रुपीस, जो कि आपकी पूर्णतः इनकम टैक्स फ्री आय रहेगी, इनकम टैक्स फ्री आमदनी रहेगी। और एनुअल टैक्स सेविंग इस माध्यम से जो होगी वो आपकी लगभग 96,000 रुपये होगी। अगर इसी को मान लेते हैं कि ये 13.70 लाख रुपीस आपकी सैलरी है और एनपीएस में आपने इनरोल नहीं किया होता, तो ये जो 96,000 रुपये है इस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती और आपको उस केस में भी टैक्स देना होता। दोस्तों, कितना टैक्स देना होता? देखते हैं कि 12 लाख रुपए तक फ्री है और साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का है। तो 12.75 लाख रुपीस आपकी टैक्स फ्री इनकम होती और बाकी के जो 95,000 रुपीज है इस पे आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता। तो इसके लिए एक जो मुख्य कंडीशन है वो यह है कि आपके एम्प्लॉयर को एनपीएस में आपकी सैलरी कंट्रीब्यूट करनी होगी और एनपीएस एक आपकी सीटीसी का हिस्सा होना चाहिए, ना कि पीपीएफ, जैसा कि अधिकांश
केसेस में होता है। थोड़ा सा एनपीएस के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हमारे पास कई सारे विकल्प सामने आते हैं, लेकिन एनपीएस उनसे कैसे बेहतर है और क्या उसमें ऐसे पॉइंट है जिसमें जो हमको निवेश करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। तो जो रिटायरमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें या टैक्स सेविंग के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस और एनपीएस। तो इसमें देखिए, जो पीपीएफ में मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं हम सेक्शन 80C में, वो 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ईपीएफ में भी 1.5 लाख रुपए तक 80C में कर सकते हैं। ईएलएसएस जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है, उसमें भी आप 1.5 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस 14% आपके बेसिक का 80CCD2 सेक्शन के तहत हम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड देखिए, पीपीएफ का 15 वर्ष होता है, ईपीएफ का जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं, रिटायरमेंट की एज तक, ईएलएसएस का 3 इयर्स होता है। ईएलएसएस ही एकमात्र ऐसा टैक्स सेविंग ऑप्शन है जिसमें से सबसे कम लॉक इन पीरियड है, बाकी सब में 5 वर्ष या उससे अधिक ही है। और एनपीएस में भी देखिए अंटिल रिटायरमेंट, मतलब कि 60 वर्ष की आयु तक। पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 7 से 8% के आसपास घूमती रहती है। इसी प्रकार ईपीएफ भी 8 से 9 के बीच में रहता है। ईएलएसएस में जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 10 से 12-13% तक कर सकते हैं और एनपीएस में भी 10 से 15% की रेंज में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ का देखिए फंड मैनेजमेंट चार्ज कितना होता है, 0.20%, ईपीएफ का 0.50%, ईएलएसएस का 1% से 1.5% और एनपीएस का सबसे कम है 0.09%। अब इसके अलावा अगर आप खुद भी एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें भी आपको 50,000 रुपए तक का साल का बेनिफिट हो सकता है। अब लोएस्ट फंड मैनेजमेंट चार्जेस है ये हमने देखा। फ्लेक्सिबल असेट अलोकेशन है एनपीएस में। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान देने लायक है कि हमारे पास कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं एनपीएस के तहत। एक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉर्पस है उसका कितना प्रतिशत इक्विटी में जाएगा, कितना प्रतिशत डेट में जाएगा। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास इक्विटी और डेट के माध्यम में असेट एलोकेशन में हमको मिलती है। और बहुत लंबी समयावधि के लिए ये होता है, 60 वर्ष की आयु तक निवेशित हमको रहना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी के जो रिटर्न होते हैं वो बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बीट करने की क्षमता रखते हैं और हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इतना बड़ा फायदा होने के बावजूद भी एनपीएस अभी तक ज़्यादा प्रचलित हमारे मध्य नहीं हो पाई है, हमारे बीच में नहीं हो पाई है। और उसका एक मुख्य कारण यह है कि इसमें जल्दी से पैसा नहीं निकाला जा सकता। लगभग सिर्फ 22 से 25 लाख लोगों ने ही अभी तक इसमें निवेश किया है। और इसमें एक लिक्विडिटी जो है, जिनको फ्रीक्वेंट लिक्विडिटी लगती है, फ्रीक्वेंट विड्रॉल करना होता है, वह इस एनपीएस के लिए सही निवेश ऑप्शन उनके लिए एनपीएस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 60 वर्ष की आयु तक पैसा नहीं निकाला जा सकता। और जब आप 60 वर्ष के भी हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी आप अपनी जो उस समय की फंड वैल्यू बनेगी, उस समय का जो आपका पेंशन का फंड होगा, उसका अधिकतम 60% ही निकाल सकते हैं। कम से कम 40% से आपको अपनी पेंशन खरीदनी होगी। और यही कारण है कि बहुत कम कंपनियां अपने कर्मचारियों को एनपीएस का फायदा देती है। हालांकि लंबे समय के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इससे ना केवल टैक्स बचता है बल्कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न के माध्यम से पेंशन फंड भी इकट्ठा हो जाता है। टैक्स फ्री एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है आपके टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। आप फंड्स मैनेज कर सकते हो, हायर रिटर्न मिलता है। हमने देखा फंड मैनेजमेंट चार्जेस सिर्फ 0.09% है। तो अगर आपकी कंपनी, आपका नियोक्ता आपको एनपीएस की सुविधा देता है तो आप अपने एचआर मैनेजर या अकाउंट सेक्शन या सैलरी सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं और अपने एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को अपने कुल वेतन में या सीटीसी में जुड़वा सकते हैं, ताकि आप इस टैक्स की छूट का लाभ ले पाएं। अगर आपकी कंपनी आपको एनपीएस का
लाभ नहीं देती है या एनपीएस ऑफर नहीं करती है, तो आप स्वयं भी एनपीएस अकाउंट विभिन्न बैंकों के माध्यम से या फिर और एनबीएफसी जैसे एनएसडीएल, कार्वी इत्यादि के माध्यम से अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है तो एनपीएस को अपने सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट बनवा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट की सिक्योरिटी चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट होता है और हमारे पास चूंकि विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है, तो 60 वर्ष की आयु के उपरांत एक बड़ा अच्छा फंड बनने की संभावना होती है। लेकिन इसमें कम लागत है और रिटर्न अच्छे हैं, साथ ही टैक्स के कई लाभ हैं। तो क्या आपकी कंपनी एनपीएस ऑफर करती है और आप इसका लाभ उठा रहे हैं? हमें इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।